चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। कंचन, अथर्व, नहुष, परफेक्ट। चलिए, बिजनेस लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लास्ट यूनिट, राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंसी पढ़ रहे थे अपन, उसमें राइट्स ऑफ एजेंट यहां तक अपन ने कंप्लीट किया था। राइट्स ऑफ एजेंट क्या है ये अपने को देखना है। एक एजेंट के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल। सबसे पहला राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी उसको पैसा मिला है वो पूरा की पूरा पैसा वैसे तो वो उसको किसको देना पड़ेगा वापस? प्रिंसिपल को। बट उसमें से वो कुछ सम अपने पास में रिटेन करके रख सकता है। कौन सा अमाउंट रिटेन करके रख सकता है? he is empowered to retain for the following payments all monies due to himself in respect of any advances made। अगर उसने कोई और एडवांसेस दिए होंगे फॉर बिजनेस में भी फॉर रिलेटेड टू एनी बिजनेस दैट ही इज डूइंग विद द प्रिंसिपल, उसमें उसने कुछ एडवांसेस वगैरह दिए हैं तो उसमें से वो काट सकता है पैसे। एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कोई एक्सपेंसेस लगे होंगे उसके लिए वो एक्सपेंसेस काट सकता है। एंड रेम्यूनरेशन जो उसको पेबल है वो भी पैसे काट करके फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिंसिपल तक वापस पहुंचा दे। कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ एजेंट को उसमें से वो ये सारे डिडक्शन कर सकता है। दूसरा राइट टू रेम्यूनरेशन। एक एजेंट क्यों काम कर रहा है? फुकट में तो करेगा नहीं। काहे के लिए काम कर रहा है? रेम्यूनरेशन के लिए। उसको उसका तय रेम्यूनरेशन मिल जाना चाहिए, जैसा कॉन्ट्रैक्ट है वैसा रेम्यूनरेशन मिल जाना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई है ही नहीं रेम्यूनरेशन का, फिर कैसे मिलेगा रेम्यूनरेशन? इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीड अमाउंट, रेम्यूनरेशन विच इज कस्टमरी इन दैट बिजनेस नीड्स टू बी अवॉर्डेड। उस बिजनेस में नॉर्मली जो एजेंट्स को पैसा दिया जाता है, जितना रेम्यूनरेशन दिया जाता है उस हिसाब से रेम्यूनरेशन रहेगा। जनरली एजेंट्स को इन दैट फॉर्म ऑफ परसेंटेज एक रेम्यूनरेशन दिया जाता है। Accordingly, it needs to be given. However, agent who is guilty of misconduct not entitled to any remuneration in respect of that part of business। क्या बोलते हैं ये? देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम करने बोला था, जो काम एजेंट ने सही से किया उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा। बट जो काम में एजेंट ने कोई नेग्लिजेंस किया, बरोबर नहीं किया, उसके रिलेटेड उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल ने ए को बोला था कि सी से पैसा रिकवर कर और उस पैसे को 1,00,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दे इन एफडी सो दैट रिटर्न मिले। ए ने 1,00,000 रुपए रिकवर किया सी से, इन्वेस्टमेंट करते टाइम पर 90,000 एफडी में किया और 10,000 स्टॉक मार्केट में कर दिया। बोले ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा मालिक को, बट यहां पर क्या हुआ? स्टॉक मार्केट में 2,000 का लॉस हो गया। अब पी जो है वो कौन सा रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन देने के लिए बाइंड है? ए को 1,00,000 रिकवर किया उसके लिए देना पड़ेगा, 90,000 उसने जो इन्वेस्ट किया उसके लिए भी देना पड़ेगा। बट ये 10,000 जो उसने प्रॉपरली, जिससे रिलेटेड, जो अमाउंट से रिलेटेड उसने प्रॉपरली काम नहीं किया, उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। उल्टा ये जो 2,000 का लॉस हुआ वो एजेंट ने प्रिंसिपल को भर करके देना पड़ेगा। थर्ड राइट, एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। एक एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी को लीन, प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी पर लीन रख सकता है, अपने ताबे में, अपने कंट्रोल में रख सकता है।
कब, कैसे? एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन goods, papers, other property, whether movable, immovable, received by him until the amount due for commission, disbursement, services has been paid or accounted for him. जो अमाउंट प्रिंसिपल ने एजेंट को एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ कमीशन और कोई अमाउंट ड्यू था वो देना है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने एजेंट को, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को वो अमाउंट नहीं दिया तो एजेंट जो है प्रिंसिपल की कोई भी प्रॉपर्टी पर लीन रख सकता है जब तक कि उसको उसका पेमेंट ना मिल जाए। कोई भी प्रॉपर्टी, गुड्स, पेपर्स, कोई रिलेटेड टू बिजनेस, या कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी पर वो लीन रख सकता है, राइट? अब यहां पर ये लीन के लिए कंडीशन क्या फुलफिल होनी जरूरी है? एजेंट शुड बी लॉफुली एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल अ सम ऑफ मनी। कुछ तो भी अमाउंट लीगली सही में एजेंट को रिकवरेबल रहना चाहिए फ्रॉम द प्रिंसिपल, जो कि उसको नहीं मिला है। दूसरा, प्रॉपर्टी शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल एंड रिसीव्ड बाय द एजेंट इन हिज कैपेसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी ड्यूटीज। जो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ना जिसपे वो एजेंट लीन रख सकता, वो एजेंट के पास में ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस चलते हुए ही आई है। ऐसा नहीं कि एजेंट ने जबरदस्ती प्रिंसिपल के यहां से कुछ तो भी उठा करके लेके आ गया। अगर जबरदस्ती ऐसा कुछ उठा के लेके आया तो उस पर लीन वो नहीं रख सकता। If the agent obtains possession of any property by unlawful means, he cannot exercise particular lien on that thing. Agent's right to lien is lost in the following cases. ये वाले केसेस में एजेंट का लीन का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। कौन से केसेस में? एक तो व्हेन द पोजेशन इज लॉस्ट, एजेंट के पास से पोजेशन अगर चला गया तो ऑब्वियसली उस पर वो लीन नहीं रख सकता। व्हेन एजेंट वेव्स हिज राइट, एजेंट के पास में राइट है लीन कर रखने का, बट उसने वो राइट जो है वो वेव कर दिया। उसने एक्सप्रेस अग्रीमेंट करके बोला है कि मैं कभी भी अपने ट्रांजैक्शंस में लीन नहीं रखूंगा। इट इज सेड दैट ही हैज वेव्ड द राइट। और तीसरा, एजेंट्स लीन इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। वही ऊपर के पॉइंट का कंटिन्यूएशन, अगर उन्होंने एक्सप्रेस कोई अग्रीमेंट किया है कि नहीं भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लीन नहीं रहेगा, तो फिर लीन नहीं रह सकता। नेक्स्ट, राइट ऑफ एन एजेंट, राइट टू इंडेमनिटी। एजेंट के पास में क्या है? राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्या? सिक्योरिटी फॉर लॉस। एजेंट को अपना काम करते हुए कुछ भी लॉस होता है नॉर्मल केस में तो वो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है। नॉर्मल केस मतलब कौन से केसेस में देखते हैं। पहला, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स। प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई एजेंट अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट्स डन इन एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी। देखो क्या हुआ, ए या फिर पी, चलो प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि तू एक काम कर, तूने क्या थर्ड पार्टीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर गुड्स बेचने का, मैं तेरे को गुड्स दे दूंगा, तेरे को भेज दूंगा, तूने वहां पर जो जो पार्टीज के साथ में सी डी ई इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया उनको बेच देना। ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी डी ई के साथ में, मैं तुमको बेचूंगा, मैं तुमको बेचूंगा, इन्होंने पैसे भी दे दिए इसको। अब पी ने ये गुड्स भेजा ही नहीं ए को, इन लोगों ने केस कर दिया ए पर, राइट? यहां पर ए को जो भी लॉस हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी दिक्कत हुई, उसके लिए प्रिंसिपल नीड्स टू इंडेमनिफाई ए और एजेंट कैन क्लेम द इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन गुड फेथ। एजेंट ने अपना काम एकदम गुड फेथ से, साफ सच्ची नियत से किया, बट प्रिंसिपल बदमाश निकला। प्रिंसिपल ने बोला ये ले गुड्स, ये जो है बेच दे। बाद में पता चला कि ये जो गुड्स प्रिंसिपल ने दिया वो प्रिंसिपल के थे ही नहीं, प्रिंसिपल और कहीं से चुरा करके लाया था। ओरिजिनल ओनर ने इस पर केस कर दिया। इसके लिए भी जो भी ए को लॉस होगा वो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है। एजेंट एक्ट्स इन गुड फेथ
on the instruction of principal, agent is entitled for indemnification. However, agent cannot claim any reimbursement or indemnification for any loss arising out of acts done by him in violation of penal laws. प्रिंसिपल ने कुछ तो भी लॉ के अगेंस्ट करने के लिए बोला था एजेंट को और एजेंट ने वो कर दिया, उसके लिए फिर वो कर सकता है क्या, लॉ क्लेम कर सकता है कोई उससे, प्रिंसिपल से नहीं कर सकता. नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट where one person employs another to do an act which is of criminal nature, employer is not liable to the agent either upon express or an implied promise to indemnify him against the consequences. प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को, अगेन सेम ऊपर का पॉइंट, कि जा तू एक काम कर, सी को पीट करा, मैं तेरे को लिख करके प्रॉमिस देता हूं, एकदम अग्रीमेंट में लिख करके कि तेरे को जो भी लॉस होगा वो मैं तेरे को भर करके दूंगा. ए वो करके आ गया सादे मन से. अब यहां पर इसको पुलिस पकड़ के ले गई. यहां पर क्या ये प्रिंसिपल से कुछ क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता. क्रिमिनल एक्ट्स के लिए आपने एक्सप्रेसली कुछ भी, इंप्लाइडली कैसे भी कुछ भी बोला हो, बट इतनी समझदारी एजेंट के पास में भी होनी चाहिए, ऐसा लॉ बोलता है. लास्ट राइट इज राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट. प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस के वजह से अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होती है, प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि क्या तू मेरे लिए बिल्डिंग में सीमेंट लगा देगा. एजेंट बोला ठीक है, बट सीमेंट लगाने के लिए कभी भी देखो बिल्डिंग बनती है तो बाहर वो बांबू लगाए जाते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसपे चढ़ करके पूरा सब कुछ किया जाता है, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं. ठीक है, एजेंट ने बोला आप स्कैफोल्डिंग लगा दो बाहर, मैं उस पर से सीमेंट बराबर लगा दूंगा. प्रिंसिपल ने सोचा ये स्कैफोल्डिंग का खर्चा अपने को बाहर से अलग करना पड़ेगा, बांबू ही लगाने हैं, मैं खुद लगा देता. उसने लगा दिए. जैसे ही ए यहां तक चढ़ा वैसे ही बांबू और ए दोनों गिर गए, ए को इंजरी हो गई. ये भी वो पी से रिकवर कर सकता है. यही वो एग्जाम्पल 39 बोलता है वहां पर. प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से और वांट ऑफ स्किल की वजह से, प्रिंसिपल के पास में स्किल थी ही नहीं, बट फिर भी उसने वो काम कर दिया नेग्लिजेंटली, तो वो लायबल रहेगा टू द एजेंट. नाउ प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज. प्रिंसिपल की लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज, देखो क्या बोलते हो, एन एजेंट डज ऑल द एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. एजेंट जो है वो किसके लिए काम करता है? प्रिंसिपल के लिए. थर्ड पार्टीज के साथ में भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, द लायबिलिटी रिमेन्स ऑफ द प्रिंसिपल अनलेस देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसमें लायबिलिटी किसकी रहेगी? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट प्रिंसिपल की. देयर इज नो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसिडरेशन बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी. ना तो एजेंट को कोई उसमें वो वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मिलता है, ना ही वो लायबल रहता है, और ना ही वो कोई एनफोर्स करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में. नाउ फर्स्ट, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट. प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. प्रिंसिपल ने एजेंट को जो भी अथॉरिटी दिया था, एजेंट ने जो काम किया उसके लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा. ठीक है, अब इसमें एक और एग्जाम्पल जो 40 दिया है ना, उसमें क्या बोलते हैं वो, प्रिंसिपल, एजेंट और यहां पर थर्ड पार्टी सी. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? करेगा ए और सी. एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? पी और सी के बीच में, राइट. अब क्या हुआ, ए ने सी से गुड्स खरीदा. ठीक है, ए ने सी से गुड्स खरीदा. अब यहां पर, नहीं तो खरीदने के बजाय एक काम करते हैं अपन, बेचने का एग्जांपल लेते हैं. ए ने सी को गुड्स बेचा, राइट. सी ने ये पैसे देना था ए को इसके लिए, बरोबर, पर सी की नहीं, क्या पहले ही
कोई और ट्रांजैक्शन में ए से उसको पैसे लेना भी था। सी ने ये वाले गुड्स के लिए देना था उसको 10,000 और पहले के उसने लेना था 4,000। तो अभी अल्टीमेटली सी ने देना कितना है ए को? 6,000। क्या ये अमाउंट, ये जो 4,000 का है, वो प्रिंसिपल के साथ में ये वाले ट्रांजैक्शन में वो सेट ऑफ कर सकता है क्या? समझा क्या आपको केस? वापस एक बार, प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी सी। ए ने सी को गुड्स बेचा, कितने के? 10,000 के। सी ने ए को कितने पैसे देने थे? 10,000। बट दूसरे एक ट्रांजैक्शन में ए से सी ने लेने थे कितने? 4,000। अब नॉर्मली तो ये सी जो है 10,000, ये 4,000 काट के ही देगा सी को, सॉरी ए को। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हुआ किसके बीच में है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट में भले ही एजेंट ने किया होगा, बट ये 4,000 वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल को उसको पूरे के पूरे 10,000 पे करना पड़ेगा। ये वो एग्जाम्पल बोलता है। एक बार एग्जाम्पल 40 क्विकली पढ़ लेंगे सब लोग। समझा क्या? ऑनलाइन गाइस सब ठीक है यहां तक? देन प्रिंसिपल्स लायबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी। प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ करने की अथॉरिटी दी थी, बट एजेंट ने उससे ज्यादा का काम कर दिया। प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या बोला था कि तू क्या कर, इंश्योरेंस ले ले। एक शिप थी प्रिंसिपल की, वो शिप का इंश्योरेंस ले ले 4 लाख का, मैं उसका प्रीमियम वगैरह भर दूंगा। एजेंट ने क्या किया, शिप का इंश्योरेंस ले लिया, साथ में शिप के अंदर जो कार्गो था ना, जो मटेरियल था, उसका भी इंश्योरेंस ले लिया फर्दर 4 लाख का। अब यहां पर लॉ क्या बोलता है, अगर ये दोनों पार्ट, एक पार्ट उसके अथॉरिटी में है, एक उसने ज्यादा का काम किया है, एक्सीडिंग द अथॉरिटी, एक्सीडिंग द अथॉरिटी वाला काम अगर इफ इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द विद इन अथॉरिटी वाले काम से, तो प्रिंसिपल विद इन अथॉरिटी वाले काम के लिए बाइंड रहेगा और एक्सीडिंग अथॉरिटी वाले काम के लिए बाइंड नहीं रहेगा। प्रिंसिपल वुड बी लायबल टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दिस 4 लाख, बट ये वाले 4 लाख के लिए एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा। When the part what he does can be separated from the part beyond his authority, so much only what he does within his authority is binding between him and the principal. अच्छा, अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता तो फिर क्या होगा? पूरा ही ट्रांजैक्शन डिसोन करने के लिए एलिजिबल है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूरे ट्रांजैक्शन को ही मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने बोला कि ए को, कि बोले तू एक काम कर, सी को प्रॉमिसरी नोट इशू कर दे, कितने का? 2,000 का। ए ने सी को इशू कर दिया 20,000 का प्रॉमिसरी नोट।
अब ऑब्वियसली वो प्रॉमिसरी नोट को आधा फाड़ करके दे नहीं सकते, वहां पर पूरा की पूरा भी वो डिसोन कर सकता है 20,000 का ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन। एक्सेप्शन, ये वो एस्टॉपल वाला बोलते हैं बस, कि अगर प्रिंसिपल ने पहले अपने कंडक्ट से ऐसा कुछ बताया थर्ड पार्टी को कि ये मेरा एजेंट है, राइट, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकते। इफ डन एक्ट्स और इनकर्ड ऑब्लिगेशंस to third persons on behalf of the principal is bound by such act or obligation if he has by his words or conduct induced such party to believe that the acts and obligation were within the scope. थर्ड पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। ये पॉइंट सिंपली क्या बोलता है, आपने एजेंट को नोटिस दे दी, इसका मतलब कि आपने प्रिंसिपल को भी नोटिस दे दी। जो बात एजेंट को पता है हम लॉ में ये मान लेंगे कि प्रिंसिपल को भी पता है, क्योंकि प्रिंसिपल एंड एजेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इन द बिजनेस। अब उसका जो एग्जाम्पल दिया है ना यहां पर, एग्जाम्पल 47, एक बार देखते हैं। पर P A C, प्रिंसिपल ने C से एक प्रॉपर्टी खरीदना था। पहले क्या था, प्रिंसिपल ने C से कुछ पैसे लेने थे 10,000। प्रिंसिपल ने क्या सोचा, मैं इससे C की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं और 10,000 सेटल कर लूंगा उसके अगेंस्ट जो पैसे मांगने आएगा। उसने एजेंट को बोला कि तू एक काम कर, जा C से वो उसकी प्रॉपर्टी खरीद ले। C ने एजेंट को बताया कि ये प्रॉपर्टी जो है ना वो एक्चुअली मेरी नहीं है, ये किसकी है, D की है, ऐसा उसने एजेंट को बताया। एजेंट बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, एजेंट ने खरीद लिया। अब यहां पर प्रिंसिपल क्या बोला बाद में, बोले मैं तो 10,000 सेट ऑफ करूंगा। C ने बोला ये प्रॉपर्टी तो D की है। प्रिंसिपल C को बोला ऐसा कैसे, तूने पहले क्यों नहीं बोला मेरे को, मैं तो तेरे साथ में सेट ऑफ करने वाला था 10,000। बोले ये चीज मैंने एजेंट को बोली थी, इट इज एज गुड एज आपको भी बोली थी। एजेंट ने आपको नहीं बोला, ये आपका मैटर है, बट यहां पर डिसाइड हुआ कि प्रिंसिपल ऑब्वियसली 10,000 सेट ऑफ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर एजेंट्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स। एजेंट ने अपने अथॉरिटी में आने वाले जो भी काम है, वो काम में कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड, कोई गलत काम किया, तो इट विल बी कंसिडर्ड कि प्रिंसिपल ने वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो गलत काम किया है। बट अपनी अथॉरिटी के बाहर उसने कोई काम किया एजेंट ने, जिसमें उसने मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह किया है, फ्रॉड किया है, तो फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। एज सिंपल एज दैट। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड by agents in matters which do not fall within their authority do not affect their principal. Now, personal liability of agent to third parties. Principal, agent, third party. थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है, एजेंट। होता किसके साथ में एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल। एजेंट ना तो पर्सनली लायबल रहेगा ना ही कुछ रहेगा, राइट, ना तो एनफोर्स कर सकता है ना ही वो पर्सनली लायबल रहेगा। बट इसके नहीं, क्या अपने को लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर एजेंट की लायबिलिटी आ जाएगी। कौन से वो, पहला, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द एजेंट फॉर द सेल परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ मर्चेंट रेसिडेंट अब्रॉड दैट इज अ फॉरेन प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल जो है वो फॉरेनर है, उसका एजेंट है इंडिया में, यहां पर एजेंट ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, इट विल बी कंसिडर्ड कि एजेंट पर्सनली उसके लिए लायबल रहेगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि नॉर्मली फॉरेनर्स को हो सकता है यहां पर थर्ड पार्टी कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया ट्रांजैक्शन में, थर्ड पार्टी कहां जाएगी फॉरेनर को ढूंढने के लिए, यहां पर वो एजेंट को ही पकड़ते हैं। हाँ, वो उनका मैटर, बट यहां पर पहले तो थर्ड पार्टी के लिए एजेंट को पकड़ेंगे। प्रिजम्पशन इज दैट एजेंट अंडरटेक्स टू पर्सनली लायबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा केस, where the agent does not disclose the name of his principal or undisclosed principal. एजेंट ने बताया ही नहीं कि मेरा प्रिंसिपल है
उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया प्रिंसिपल का नाम, राइट। When the agent does not disclose the name of the principal, then there arises presumption that he himself undertakes to be personally liable. तीसरा, नॉन एग्जिस्टेंस और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, जहां पर प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज्ड कैन नॉट बी स्यूड, प्रिंसिपल है ऐसा बताया है एजेंट ने, बट प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है, उसको स्यू नहीं किया जा सकता, वहां पर एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई माइनर के बिहाफ पर एजेंट ने, माइनर को प्रिंसिपल समझ करके एजेंट ने कोई तो ट्रांजैक्शन किया थर्ड पार्टी के साथ में, तो यहां पर थर्ड पार्टी के लिए डायरेक्टली एजेंट लायबल रहेगा। क्या क्या माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, इसीलिए तो अगर माइनर प्रिंसिपल रहता था तो थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल रहता था, बरोबर। अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो, माइनर प्रिंसिपल नहीं रह सकता, कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है, एजेंट ने, एजेंट तो एलिजिबल है, इसीलिए तो हम एजेंट को पकड़ रहे हैं ना, गेटिंग द पॉइंट। अरे किसकी लाइबिलिटी आ रही है यहां पर, एजेंट की, एजेंट को पर्सनली लायबल हम क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि माइनर के बिहाफ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कर नहीं सकता वो, बरोबर। माइनर जो है प्रिंसिपल नहीं रह सकता, बट उसने उसके बिहाफ पर कर लिया तो इन दोनों का अग्रीमेंट इग्नोर करके, वॉइड करके डायरेक्टली ऐसा समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ने ही किया है। फोर्थ, प्रिटेंडेड एजेंट, if the agent pretends but is not an actual agent, principal does not rectify, acts but disowns, pretended agent will be himself liable। एक एजेंट जो है वो एजेंट था नहीं, उसने प्रिटेंड किया कि मैं इसका एजेंट हूं। अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल के पास में दो ऑप्शन है, आइदर टू रेटिफाई और डिसोन। अगर प्रिंसिपल ने डिसोन कर दिया तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। एंड लास्टली, व्हेन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर कुछ काम किया, मिसलीड्स द थर्ड पर्सन इन बिलीविंग दैट एजेंट हैड द रिक्विजिट अथॉरिटी इन डूइंग दैट, एजेंट कैन बी मेड पर्सनली लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। नाउ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज के क्या क्या राइट्स है। सबसे पहला, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। देखो क्या बोलते हैं, if an agent contract with a person who neither knows nor has a reason to suspect that he is an agent, principal may require performance but other party has, as against the principal, same right as he would have had as against the agent if the agent had been principal. If the principal discloses himself before contract is completed, other contracting party may refuse to fulfill the contract if he can show if he had known that the principal in the contract, or if he had known that the agent was not a principal, he would have not entered into a contract। हम भी पढ़ सकते सर, इतना सारा नहीं समझ में आया कुछ भी, क्या बोलता है वो पॉइंट। देखो, एक थे मिस्टर SRK, ठीक है, SRK का झगड़ा हो गया किसके साथ, वानखेड़े स्टेडियम वालों के साथ, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम वालों ने क्या बोल दिया SRK को, आज के बाद हम तेको स्टेडियम में घुसने नहीं देंगे, कोई टिकट तेको नहीं बेचेंगे, ठीक है। अब SRK के फेवरेट टीम की मैच थी वहां पर वानखेड़े में, उसने क्या किया, उसने मिस्टर अभिषेक को बोला, बोले एक काम कर, मेरे लिए टिकट खरीद के लेके आ जा मेरे बिहाफ पर। अभिषेक गया वानखेड़े वालों के पास में, टिकट खरीद करके लेके आ गया, राइट। अब ये टिकट खरीद करके लेकर आ गया, अभी तक मैच हुई नहीं है, ठीक है। अब SRK ने डिस्क्लोज कर दिया कि बोले ये देखो, तुम नहीं बेचोगे तो क्या मेरे को मिलेगी नहीं क्या टिकट, ये अभिषेक जो है वो मेरा एजेंट था, उसने मेरे लिए खरीद लिया टिकट। यहां पर वानखेड़े स्टेडियम वाले चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं। इफ उनको पता रहता कि भाई ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, तो हम ये ट्रांजैक्शन करते ही नहीं थे, ऐसा अगर वो बता दें, ऐसा प्रूफ कर दें, तो वो ये ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकते हैं।
अब एक बार वापस वो पढ़ो, स्पेशली सेकंड पैराग्राफ उसमें का। समझा क्या? कनेक्ट हुई क्या लैंग्वेज? If the principal discloses before the contract is completed, other contracting party may refuse to fulfill the contract. If he can show कि हमको अगर पहले से पता रहता था कि तू प्रिंसिपल है, हम कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं थे, अब हम कैंसल कर देंगे। सेकेंड, performance of a contract with agent supposed to be a principal. When an agent does not disclose that he is an agent and principal requires the performance, principal can obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party. एजेंट ने ट्रांजैक्शन किया कोई थर्ड पार्टी के साथ में, पर उसने बताया नहीं कि मैं एजेंट हूं, मेरा कोई प्रिंसिपल है, राइट? अब क्या हुआ, एजेंट ने गुड्स बेचा था, इसको थर्ड पार्टी ने पेमेंट करना था। कितने का पेमेंट करना था? गुड्स कितने के थे? 10,000 के। 10,000 के। सेम पहले वाला केस, इसमें एक और ट्रांजैक्शन था इन लोगों का पहले का, जिसमें से एजेंट से ये थर्ड पार्टी को लेने थे 4,000 रुपए। आइडियली थर्ड पार्टी यहां पर कितना सेट ऑफ करके कितना पे करेगा? 6,000, राइट? पहले वाले केस में अपन ने देखा था कि वो सेट ऑफ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बट यहां पर एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा प्रिंसिपल है, मैं एजेंट हूं, राइट? अब प्रिंसिपल जो है वो अगर बोले एजेंट को कि ठीक है तूने कया ट्रांजैक्शन मैं एक्सेप्ट करता हूं, चलो वो वाला पॉइंट छोड़ दो, वो अपने अथॉरिटी वगैरह का। प्रिंसिपल यहां पर बोलेगा एजेंट को कि भाई ये ट्रांजैक्शन ठीक है, ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है और ये उससे पैसे ले ले। यहां पर अब थर्ड पार्टी कैन सेट ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट प्रिंसिपल, यहां पर जो है वो सेट ऑफ कर सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया था कि पहले प्रिंसिपल है। हाँ, मतलब अब देखो उसमें, इसलिए मैंने वो इग्नोर कर रहा था, दो पॉइंट्स उसमें ऐसे आते हैं। एक तो हो सकता है कि प्रिंसिपल ने अथॉरिटी नहीं दी थी पहले, फिर भी एजेंट ने कर लिया, और फिर प्रिंसिपल ने उसको रेटिफाई कर दिया कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं तेरा ट्रांजैक्शन। दूसरा केस, प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी थी तो कर ही सकता था, बट एजेंट ने बताया नहीं कि मेरा प्रिंसिपल है, मैं एजेंट हूं, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल बोलेगा कि भाई ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो तो एक्सेप्ट, उसने तो पहले एक्सेप्ट किया हुआ ही है ना, उसने अथॉरिटी दी हुई है। बट दोनों भी केस में वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, सॉरी सेट ऑफ कर सकता है थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल उसको डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, आपके रेफरेंस के लिए साइड में ऐसा लिखना है तो लिख लो, इफ थर्ड पार्टी कैन सेट ऑफ अगेंस्ट एजेंट देन he can set off against principal also. ठीक है। थर्ड ऑप्शन टू, थर्ड पर्सन sue the agent और sue the principal। क्या बोलते हो? राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद द एजेंट पर्सनली लायबल।
where the agent is personally liable, person dealing with him may hold either him or principal or both of them liable. अगर केस ऐसा है जहां पर एजेंट पर्सनली लाइबल है, जो अपन ने एक्सेप्शंस वाले देखे सब, राइट, जहां पर एजेंट पर्सनली लाइबल है, वो वाले केस में थर्ड पार्टी के पास में ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? वो चाहे तो एजेंट को स्यू कर सकता है, वो चाहे तो प्रिंसिपल को स्यू कर सकता है, वो चाहे तो दोनों को भी स्यू कर सकता है. Last point is consequences of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable. थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल को क्या बोला? प्रिंसिपल को बोला एक काम कर, तू कॉन्ट्रैक्ट कर ले मेरे साथ में, मैं सिर्फ और सिर्फ एजेंट को ही स्यू करूंगा. ठीक है? या फिर उसने एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को ही स्यू करूंगा. ऐसा उसने अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर वो उसके हिसाब से ही उसको करना पड़ेगा. पहले केस में प्रिंसिपल को बोला था कि एजेंट को ही करूंगा ना स्यू, तो वो सिर्फ एजेंट को ही स्यू कर सकता है, प्रिंसिपल को वो नहीं कर सकता स्यू. दूसरे केस में एजेंट को बोला था कि मैं प्रिंसिपल को ही करूंगा, तो सिर्फ प्रिंसिपल को ही कर सकता है, एजेंट को नहीं कर सकता. यहां तक ठीक है क्या? कोई पॉइंट में डाउट, दिक्कत? Rights of third parties, performance of a contract with agent supposed to be principal, and option to third person. लास्ट सेक्शन या लास्ट एरिया अपना रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी. कॉन्ट्रैक्ट बन गया, निभा लिया, आखिरी में रिवोकेशन, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ एजेंसी. टर्मिनेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द लीगल रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. कैसे कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 तरीकों से. सबसे पहला तरीका रिवोकेशन. एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट. जैसा उसको एक्सप्रेसली बोल करके बनाया था एजेंट, वैसे ही नोटिस दे करके उसको रिवोकेशन भी किया जा सकता है. प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड so as to bind the principal. However, cannot revoke after the authority has been partly exercised. देखो, प्रिंसिपल कभी भी एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, बट आधा ट्रांजैक्शन उसने कर लिया एजेंट ने, तो बचे हुए ट्रांजैक्शन को रिवोक नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि मेरे लिए सी से गुड्स खरीद ले और उसको बाद में पैसे दे देना. ए ने सी से गुड्स खरीद लिया, उसके बाद में प्रिंसिपल बोला आप टर्मिनेट, तो वहां पर तो एजेंट को पर्सनली पे करना पड़ जाएगा. यहां पर ऐसा आधे ट्रांजैक्शन में टर्मिनेशन नहीं हो सकता. टर्मिनेशन प्री मैच्योर नहीं रहना चाहिए. अगर प्री मैच्योर होता है तो इट शुड बी विद सफिशिएंट कॉज. फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म डिसाइड की थी उन्होंने, या फिर एक बिजनेस डिसाइड किया था कि ये टर्म के लिए या फिर ये बिजनेस के लिए एजेंसी हमारी कंटिन्यू रहेगी, उसके पहले ही टर्मिनेट कर देता है प्रिंसिपल, तो इट शुड बी विद सफिशिएंट कॉज. इफ देयर इज प्री मैच्योर टर्मिनेशन विदाउट सफिशिएंट कॉज, प्रिंसिपल मस्ट कंपेंसेट द एजेंट. कॉम्पेंसेशन देना होगा. नोटिस ऑफ रिवोकेशन. एजेंसी रिवोक करते टाइम पर नोटिस देना जरूरी है. व्हेन द प्रिंसिपल हैविंग जस्टिफिकेशन टू डू सो रिवोक्स द अथॉरिटी, ही मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस. एजेंट को रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है पहले कि भाई देख मैं रिवोक करने वाला हूं, अदरवाइज अगेन लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज. एंड रिवोकेशन रिनंसिएशन जो अपन बोल रहे हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इंप्लाइड ऑल्सो. एक्सप्रेसली बोल करके लिख करके अपन ने नोटिस दे दिया. दूसरा कैन बी इंप्लाइड. इंप्लाइड कैसे हो सकता है? ए ने बी को बोला था कि मेरे बिहाफ पर ये प्रॉपर्टी बेच दे किसी को भी, थर्ड पार्टी को,
बी के बेचने के पहले ए ने ही वो प्रॉपर्टी बेच दिया, अब ऑब्वियसली एजेंसी इज रिवोक्ड। दूसरा, रिनंसिएशन बाय एजेंट, जैसा प्रिंसिपल कर सकता है वैसा ही एजेंट भी कर सकता है। सारे वही पॉइंट्स एप्लीकेबल एजेंट के लिए भी होंगे। एजेंट में ऑल्सो रिनाउंस, दैट इज गिव अप द एजेंसी इन द सेम मैनर इन विच प्रिंसिपल हैज द राइट ऑफ रिवोकेशन। प्रिंसिपल का राइट रहा तो उसको जनरली रिवोकेशन बोलते हैं, एजेंट ने किया तो इट इज कॉल्ड रिनंसिएशन। अगेन, अगर इसने प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया तो कॉम्पेंसेशन देना होगा एजेंट ने प्रिंसिपल को, अगर विदाउट सफिशिएंट कॉज है तो। प्लस रीजनेबल नोटिस भी देना पड़ेगा, इसने नहीं दिया तो भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा एजेंट ने प्रिंसिपल को। और कब टर्मिनेट हो सकती है एजेंसी? कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस। अपन ने कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए किया था एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वो बिजनेस कंप्लीट हुआ एजेंसी इज टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। ऐसा ही authority of an agent appointed to sell goods to be exercisable when the sale is completed। एक सेल के लिए स्पेसिफिक अपन ने एजेंसी क्रिएट की थी, वो सेल हो गया तो ऑब्वियसली एजेंसी इज टर्मिनेटेड। डेथ और इंसैनिटी, एजेंसी इज टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट। प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ या इंसैनिटी होने पर भी एजेंसी वुड बी टर्मिनेटेड। सेम इफेक्ट वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में भी होगा, या फिर अपन ने पार्टनरशिप बोला था, पार्टनरशिप में ऑटोमेटिकली बाय लॉ उसमें एजेंसी रहती है पार्टनर्स के बीच में, बट पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो गई तो फिर वो एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी। प्रिंसिपल्स इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल ही इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑब्वियसली एजेंसी खत्म। एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक हुआ था इतने टर्म के लिए, 2 साल के लिए, तो जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुए वैसे ही एजेंसी खत्म, वेदर द पर्पज हैज बीन अकम्प्लिश्ड और नॉट अकम्प्लिश्ड, बट टाइम खत्म हो गया एजेंसी भी खत्म। उसके रिलेटेड भी थोड़े से पॉइंट्स अपने को है आगे, देखो, नॉट एग्जैक्टली दैट बट उससे रिलेटेड। व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल, बीच में अपने को एक छोटा सा पॉइंट ये दिया है कि एजेंसी कौन से केस में इररिवोकेबल हो जाती है, कि रिवोक नहीं की जा सकती। व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल। व्हेन द एजेंट हैज हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी which forms the subject matter, अगर जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें एजेंट का इंटरेस्ट है, एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन दैट ट्रांजैक्शन, इन दैट सब्जेक्ट मैटर, तो एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने एजेंट को देना था 2 लाख रुपए। प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या बोला, मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तू एक काम कर मेरे लिए बेच दे और जो भी पैसा आएगा उसमें से खुद को पे कर ले, खुद का अमाउंट उसमें से सेटल कर ले। यहां पर एजेंट इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस सेलिंग, ये वाली एजेंसी कैन नॉट बी रिवोक्ड। एजेंसी यहां पर क्या रहेगी, इररिवोकेबल रहेगी। एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडाइस ऑफ सच इंटरेस्ट। इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में शायद आया था। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, प्रिंसिपल ने अथॉरिटी टर्मिनेट कर दी, राइट? तो टर्मिनेशन कब से इफेक्टिव रहेगा? एजेंट के लिए एंड थर्ड पार्टी के लिए, दोनों के लिए इफेक्टिव कब से रहेगा? जब इनको नोटिस मिलती है ऑफ द टर्मिनेशन, जब इनको पता चलता है कि भाई प्रिंसिपल ने एजेंसी टर्मिनेट कर दिया है, उस टाइम से उनके लिए वो इफेक्टिव रहेगी।
जब एजेंट को पता चला उनके लिए तब से इफेक्टिव, जब थर्ड पार्टी को पता चला उनके लिए तब से इफेक्टिव। इसमें अपने को 3 एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल गुड्स फॉर हिम। अच्छा, ऊपर का पहले एक बार पढ़ लेते हैं। टर्मिनेशन of the authority of an agent does not, so far as regards the agent, take effect before it becomes known to him, and for the third persons before it becomes known to them। जब तक उनको पता नहीं चलता अबाउट द रिवोकेशन तब तक के लिए उनके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा रिवोकेशन। एग्जाम्पल 1, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल द गुड्स। प्रिंसिपल ने एजेंट को एक लेटर भेजा कि भाई ये जो गुड्स है, एक्स गुड्स, वो तू बेच दे सी को। फर्स्ट लेटर। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद सेकेंड लेटर भेजा कि अरे नहीं नहीं, तू वो मत बेच, अपनी एजेंसी टर्मिनेट। अब एजेंट ने क्या किया, जब उसको फर्स्ट लेटर मिला उसके बाद में उसने गुड्स बेच दिया सी को, सेकेंड लेटर मिलने के पहले। क्या प्रिंसिपल ये ट्रांजैक्शन के लिए बाइंड रहेगा? रहेगा, क्योंकि एजेंट के लिए इफेक्टिव कब से होगा रिवोकेशन? जब उसे सेकेंड लेटर मिलेगा। बट उसने तो सेकेंड लेटर मिलने के पहले ही गुड्स बेच दिया, उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड रहेगा। द सेल इज बाइंडिंग ऑन ए, एंड वो उसके लिए कमीशन वगैरह भी पूरा रिकवर कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, अब थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला पहले लेटर में कि गुड्स बेच दे सी को, फर्स्ट लेटर। ये सी को भी पता था फर्स्ट लेटर के बारे में। प्रिंसिपल ने सेकेंड लेटर भेजा कि नहीं नहीं, गुड्स मत बेच, अपनी एजेंसी टर्मिनेट। ए ने क्या किया, होशियार ने, सेकेंड लेटर मिलने के बाद में सी को गुड्स बेच दिया। सी को सेकेंड लेटर के बारे में नहीं पता था, सी से पैसे भी ले लिया और ये पैसे लेकर के भाग गया। अब यहां पर सी बोलेगा मैंने तो पेमेंट कर दिया, प्रिंसिपल बोलेगा मेरे को तो पेमेंट मिला ही नहीं। किसको, मतलब किसकी बात सुनी जाएगी? सी ने पेमेंट कर दिया है ऐसा मान लेंगे क्या लॉ में? टर्मिनेट हो गई थी, बट सी को पता था क्या और टर्मिनेशन के बारे में? नहीं, तो सी के लिए वो टर्मिनेशन इफेक्टिव नहीं था। उसने जो पेमेंट किया वो कंप्लीटली वैलिड है। प्रिंसिपल यहां पर बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो भाग ही गया ना, अगर मिल जाए तो स्यू तो ऑब्वियसली कर सकता है। लास्ट एग्जाम्पल, ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू पे टू सी एंड ए डाइस। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि तू एक काम कर, सी को अभी के लिए पैसे दे दे, बाद में मेरे से ले लेना तूने पैसे। इतना बोल करके थोड़ी देर बाद पी की क्या हो गई, दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। अब यहां पर ए को पता नहीं चला ये चीज, उसने पी की डेथ के बाद में, बट न्यूज मिलने के पहले सी को पेमेंट कर दिया। क्या वो ये पेमेंट पी के लीगल हायर से रिकवर कर सकता है क्या? कर सकता है। डेथ के बाद में भले ही पेमेंट किया, बट उसको पता था क्या जब उसने पेमेंट किया? उसके लिए इफेक्टिव नहीं था रिवोकेशन। डेथ पे रिवोकेशन हो जाता है, बट ओनली आफ्टर कम्युनिकेशन। जब उसको पता चलेगा डेथ का, तब से वो रिवोकेशन इफेक्टिव रहेगा। तो ये थर्ड पार्टी से रिकवर कर सकता है।
एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल रीजनेबल स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंट्रस्टेड टू हिम। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो क्या बोलते हैं वो, प्रिंसिपल का जो एजेंट है ना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर भरोसा करके एजेंसी बनाई थी, उस भरोसे को निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की है। एजेंट ने वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि प्रिंसिपल या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। उस पर भरोसा करके जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी करनी जरूरी है। जैसे किसी से पैसे लेने थे तो पैसे लेकर के इसके रिप्रेजेंटेटिव्स को देना, कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना, ये सब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक ही। एंड लास्टली टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। क्या बोल रहे हो? टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेस टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल द सब एजेंट। अगर सब एजेंट अपॉइंटेड है तो अगर मेन एजेंट की अथॉरिटी या फिर मेन एजेंट के साथ जो एजेंसी था वो टर्मिनेट हो गया, इट इज एज गुड एज सारे सब एजेंट्स की भी अथॉरिटी इज टर्मिनेटेड, राइट? ऐसा पूरा हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के साथ में तो डायरेक्टली करेगा ना, प्रिंसिपल, एजेंट और सब एजेंट इसके नीचे। तो ये टर्मिनेट हो गया तो ऑब्वियसली ये वाला भी टर्मिनेट हो जाएगा। बट ये टर्मिनेट हो गया तो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के साथ में वो इंडिविजुअली देखा जाएगा कि उसके साथ में भी प्रिंसिपल ने टर्मिनेट किया है नहीं किया है, ऐसा होगा। Here we complete unit number 9 as well as Indian Contract Act 1872. चलिए एक क्वेश्चन लिखे, निकालो बुक। State the difference between sub agent and substituted agent. 5 marks. मतलब बेसिस, अच्छा बेसिस का पॉइंट्स, हाँ अगर बेसिस का पॉइंट्स है तो इट्स बेटर कि आप बेसिस क्या क्या हुआ बेसिस बेसिस वाला भी लिखना जरूरी है। सब ठीक है? 5 marks.
स्टॉप, हुआ गया 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स। अंडरलाइन किया गया, ये आदत डालो हर एक आंसर में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करो। अगेन रिपीटिंग, आपको स्केल पेंसिल लेकर के अंडरलाइन करने के पीछे मत जाओ, हाथों हाथ लिखते लिखते उसको अंडरलाइन कर लो। अभी यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज वगैरह होगी उसमें आपको और थोड़ा असेसमेंट आ जाएगा कि पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपका ऐसा बन जा रहा है कि एकदम पेपर कंप्लीट हर बार हो जा रहा है और आखिरी में टाइम बच रहा है, तो यू कैन प्लान फॉर दैट कि स्केल पेंसिल लेकर के अंडरलाइन करो। बट अदरवाइज ट्राई कि जब आप लिख रहे हो लिखते लिखते हाथों हाथ ही उसको अंडरलाइन कर दो, चलेगा कंप्लीटली। एक और चीज, पेंसिल से बेटर है कि आप पेन से ही अंडरलाइन करो। क्यों? क्योंकि पेपर्स आपके ऑब्वियसली यहां पर एक बार आप जब लिखते हो उसके बाद में गट्ठे बन करके ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहां पर एक चेकर के पास में चेक होते हैं, वापस उसके पास में पेपर्स इधर उधर, मतलब थोड़े जो है फ्रिक्शन होता है पेपर के अंदर, और पेंसिल का जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा मिटने का, थोड़ा ब्लर होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है कि पेन को ही यूज करो, क्योंकि पेपर जो है बहुत लोग हैंडल करते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर आजकल, मतलब ये भी होता है, ऑनलाइन चेकिंग भी होता है, बट स्टिल नॉट टू टेक अ रिस्क, बेटर है आप पेन से ही कर दो उसको अंडरलाइन। ठीक है, डिफरेंसेस क्या थे हमारे पास में? लिख तो दिए 5 पॉइंट, बट रेलेवेंट 5 पॉइंट है क्या आपने उसमें से? सब एजेंट does his work under the control and directions of agent, substituted agent under the principal. Sub agent not only appoints a sub agent but also delegates his duties. Substituted agent को एजेंट जो है वो डेलीगेट नहीं करता, कौन डेलीगेट करता है? डायरेक्टली प्रिंसिपल। नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां पर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर to the agent alone, not to the principal, but substituted agent is responsible to the principal. Agent is responsible to the principal for the acts of the sub agent. यहां पर agent is not responsible for the acts of substituted agent. Sub agent has no right of action against the principal. Substituted agent can sue the principal for remuneration due to him. Sub agent improperly appoint हो सकते हैं, they can be substituted वाले can never be improperly appointed. And agent remains liable for the acts of sub agent as long as sub agency continues. But agent की ड्यूटी substituted agent में सिर्फ प्रॉपर नाम देने की रहती है। अब यहां पर जो बेसिस है स्पेसिफिकली अपने को दिया नहीं है, राइट, बट आप लिख सकते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। अगर आप श्योर हो उसके बारे में कि अपन स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नुकसान नहीं है। हाँ, मतलब यहां पर आप जो लिख रहे हो ना, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मे बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, तो मे बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड इसको अंडरलाइन कर दिया लिखते लिखते, उनको वो चेक करते टाइम पर डायरेक्टली वो वर्ड दिख जाएगा, राइट। यहां पर इम्प्रॉपरली कैन नेवर बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, इसको अंडरलाइन कर लिया, राइट। तो बेसिस तो है ही, साथ में वो आपने उसके अंदर क्या लिखा है वो भी उनको दिख जाएगा। चेकर की मेंटालिटी देखो, अभी हर एक चेकर ऑब्वियसली ऐसा नहीं रहता, बट जनरल जो एक रहता है उनके पास में टाइम का जो प्रेशर रहता है वो बहुत रहता है। पेपर चेक कौन करता है? जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही, जनरली क्या मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करते हैं, राइट, जो कि एक मतलब उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑब्वियसली दे हैव कंप्लीटेड 5-6 ईयर समथिंग, दे आर इन प्रैक्टिस एंड दे हैव दैट नॉलेज वगैरह सब कुछ, तो एलिजिबल रहते हैं। उनके पास में एक पहले आंसर शीट आती है मॉडल वाली, ओके, उनको थोड़ा अपन बोल सकते हैं थोड़ा टाइम का प्रेशर रहता है, उनको जल्दी से चेक करके वापस भेजना रहता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 1-1.5 महीने में ICAI को रिजल्ट भी लगाना पड़ता है। इसीलिए उनके पास में वो ऑब्वियसली हर एक पेपर में हर एक पॉइंट हर एक डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। वो आपके पेपर में शुरुआत के 3-4 आंसर्स पढ़ेंगे मे बी, उसके बाद में आगे के जो आंसर्स है उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के प्लस अंडरलाइन वर्ड्स देख के, बहुत सारे चेकर्स ऐसा करते हैं, अंडरलाइन वर्ड्स बीच में के आंसर्स देख लिया आपके, कोई इसमें सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स देखेंगे कि किसने कैसा कैसा क्या क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली मार्किंग होती है। अभी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वो स्टेप मार्किंग के इससे हो रहा है, थोड़ा डिटेल में उनको देखना ही पड़ता है, बट ऐसा जो है जनरल एक में प्रैक्टिकली जो होता है किसी के भी साथ में होता है, ऑब्वियसली अपने को इतने सारे पेपर चेक करने हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन डिटेल में एक एक पॉइंट की तरफ जाए।
अकॉर्डिंगली इट हैपन्स। तो अपने को बताना पड़ेगा अपना पेपर कि हमने ये सब चीजें लिखी है, वी आर डिफरेंट, हमने सब चीजें इनकॉर्पोरेट की है, हमारी लैंग्वेज भी अच्छी है और सब कुछ सही से हमने लिखा है। इसलिए यहां पर राइटिंग योर बेस्ट आंसर्स फर्स्ट, इसका इंपॉर्टेंस भी और ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? पूरे आपके पेपर पर उसका स्पिल ओवर का इफेक्ट जाता है। ठीक है, परफेक्ट। एक शॉर्ट 2 मिनट का ब्रेक बस, देन वी विल स्टार्ट विथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट।